दोस्तों, पिरामिड के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा। गीजा पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से लेकर हजारों साल पहले लिखी जाने वाली हेरोग्लिफिक्स में मॉडर्न हेलीकॉप्टर और यार्ड्स के पाए जाने तक इजिप्ट की जमीन ऐसी ऐसी हिस्ट्री से भरी हुई है, ऐसे ऐसे रहस्यों से भरी हुई है जिसको देखकर इंसानों की अकल तो दंग रह जाती है। इंसान हैरान हो जाते हैं। कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशियन इजिप्ट के कदीम शहरों में से एक शहर ऐसा है जिसे अबाइडोस के नाम से पहचाना जाता है। इसके एक तरफ 11 किलोमीटर दूर रिवर नाइल गुजरती है तो दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ ऐसी रेत ही रेत मौजूद है। दोस्तों, ये बात है सन 1988 यानी 1988 की, जब तेज हवा के तूफान की वजह से रेत के अंदर से जब एक अजीबोगरीब चीज उभर कर बाहर आ गई। ये इंतहाई खस्ताहाली लकड़ी से बना हुआ एक स्ट्रक्चर था जिसको बहुत ही बुरी तरीके से दीमक जो है वो खाकर बहुत बुरा इसका हाल कर चुकी थी, खोखला कर चुकी थी। इसकी हकीकत जानने के लिए यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने ईयर 2000 में यानी सन 2000 में खुदाई का काम शुरू किया। ये खुदाई बड़ी ही देखभाल कर की जानी थी क्योंकि एक छोटी सी भी गलती इस पूरे स्ट्रक्चर को जो इन्हें मिला था हल्का सा उसको नुकसान पहुंचा सकती थी। और दोस्तों, जो चीज रेत के अंदर से निकलकर बाहर आई वो कोई मामूली स्ट्रक्चर नहीं निकला, बल्कि वो तो एक 70 फुट लंबी बोट थी। अब सबके जहन में यही सवाल था कि रेगिस्तान के बीच इतनी बड़ी बोट का आखिर काम क्या था। ये पूरा मामला अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था और इस रहस्य को सुलझाने की अभी कोशिश चल ही रही थी कि तभी इन्हें जो रिसर्च करने वाले थे उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसी टोटल 14 बोट्स थी जिनको एक दूसरे के साथ साथ लाइन से इस रेगिस्तान में दफन किया गया था। दोस्तों, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो पूरी तरह से इन खस्ताहाल बोट्स को बाहर नहीं निकाल पाए थे क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर ऐसा किया गया तो ये बोट्स टूट भी सकती हैं और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री इस वजह से अधूरी भी रह सकती है। और सिर्फ वो उन लकड़ी के सैंपल से ये मालूम करने में कामयाब भी हो गए कि ये जो बोट्स थी ये असल में 1000-2000 साल पुरानी नहीं बल्कि 5000 साल पुरानी बोट्स थी, यानी कि गीजा पिरामिड से भी 500 साल पुरानी। लेकिन दोस्तों, इतनी ही इन्फॉर्मेशन इस पूरी मिस्ट्री को, इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए कारगर साबित नहीं हो सकता था और ना ही इससे लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलना था। इसके कुछ ही अरसे के बाद लेटेस्ट सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से अब आर्कियोलॉजिस्ट इस काबिल हो चुके थे कि वो इस पूरे एरिया को बगैर हाथ लगाए उसका एक 3D मॉडल बना सके। और दोस्तों, इस एरिया को स्कैनिंग करने के बाद जो इसका 3D मॉडल बनाया गया वो कुछ इस तरह से दिखता है जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। और दोस्तों, ये अब तक इंसानी इतिहास में सबसे पुराना बेड़ा माना जाता है। 60 से 70 फुट लंबी बोट्स थी जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनको बड़ी ही एहतियात से एक दूसरे के बराबर में खड़ा किया गया है। और दोस्तों, जिस जगह ये बोट खड़ी हुई मिली है उस जगह को देखकर सबसे पहला ख्याल तो यही आता है कि क्या कहीं ये उस दौर में नाइल रिवर जो इसके पास है, इस एरिया से थोड़ी दूर पर है, उसका किनारा तो नहीं था। और दोस्तों, एक्सपर्ट्स ने देखने के साथ ही इस बात से तो इनकार कर दिया क्योंकि अगर ये बोट्स जो हैं वो रिवर्स के किनारे बहकर आती तो ये अधूरी पोजीशन में खड़ी रहती। और क्योंकि ये बोट्स का जो स्ट्रक्चर मिला है इसमें तो ये एक दूसरे के मुकाबले बिल्कुल सही और सलामत खड़ी हैं, एक जैसी खड़ी हैं, जिनका ये साफ तौर पर मतलब निकलता है कि इनको यहाँ पर लाकर खड़ा किया गया है। इसके अलावा रिसर्च करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने आसपास के जो एरिया था उसका भी अच्छे से मुआयना किया, लेकिन कहीं से भी ये जाहिर ना हो सका कि नाइल रिवर कभी यहाँ से भी होकर गुजरा करती थी। तो फिर आखिर ये बोट्स किसकी थी? और अगर ये रिवर यानी नदी में बहकर यहाँ पर नहीं आई थी तो फिर इनको रेगिस्तान के बीचों बीच क्यों लाया गया था? एक इशारा उस वक्त और मिला जब बोर्ड के इन ढांचों को 3D इफेक्ट की मदद से, 3D एनिमेशन की मदद से दोबारा फिर रिकंस्ट्रक्शन किया गया। और दोस्तों, तब मालूम हुआ कि ये कोई मामूली बोट्स नहीं बल्कि रोविंग वेसल्स थी जिनको 30 लोग मिलकर चप्पों की मदद से, जो नाव चलाने के लकड़ी के बने हुए चप्पो आते हैं उसकी मदद से चलाया करते थे, जैसा कि आजकल की भी हमें कई बोट्स में मिलता है जिन्हें राफ्ट बोट्स भी कहा जाता है। इनके डिजाइन पर अगर गौर किया जाए तो लकड़ी के तख्तों को रस्सी से जोड़ जोड़कर इन्हें बड़ी महारत से बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी कहना है कि ये उस दौर में बनने वाली बोट से काफी अलग और एडवांस बोट दिखती है। इसमें लकड़ी के तख्तों को अंदर से एक खास एंगल में काट कर लगाया गया है और बाज तो ऐसा लगता है जैसे इनको खूबसूरती देने के लिए ऐसा बनाया गया था। और इस इलाके में सिर्फ एक शख्स ही ऐसा था जो इस तरह की बोट रख सकता था और वो था एशियन इजिप्शियन किंग यानी के फेरो, जिसे हम फिरौन के नाम से जानते हैं। सिर्फ उस दौर में उस किंग के पास ही इतनी ताकत थी कि वो इन 14 के 14 बोट्स को ऐसे ही रेगिस्तान में कचरे की तरह छोड़ दे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल अब ये उठता है कि फिरौन ने भी अगर इन्हें रखवाई थी तो रेगिस्तान में आखिर इसे रखा क्यों गया था? अबाइडस बोट्स की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने
आसपास के एरिया की छानबीन शुरू कर दी और जिस जगह पर ये बेड़ा दफन हो रखा है इसके पास एक बहुत बड़ा मिट्टी की ईंटों का तबाहशुदा स्ट्रक्चर भी मौजूद है। जो एक्सपर्ट्स है उनका यही मानना है कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर एशियन इजिप्शियंस की इबादतगाह लगता है, जहाँ पर वो अपने बनाए हुए खुदा यानी कि फिरौन को पूजा करते थे। और दोस्तों यहाँ पर खोज में ये भी मालूम पड़ा है कि अक्सर यहाँ पर इवेंट्स भी हुआ करते थे, क्योंकि इसी जगह से ऐसे मिट्टी के बर्तन भी बरामद हुए हैं, मिले हैं, जिसमें कभी खाना या शराब इस्तेमाल की जाती थी। और इन बर्तनों की कार्बन रेटिंग भी हमें यही इशारा दे रही थी कि इनको भी उसी दौर में बनाया गया था जिस दौर में इन 14 बोट्स को बनाया गया था। अब इजिप्टोलिस्ट को ये पक्का यकीन हो गया था कि 14 बोट्स का इस स्ट्रक्चर्स के साथ जरूर कोई कनेक्शन है। और जब करीब से इन बोट्स का दोबारा मुआयना किया गया तो एक ऐसा इशारा मिला जो इस डिस्कवरी के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला था, क्योंकि बोट्स के इर्द गिर्द जब खुदाई की गई तो उसके आसपास भी मिट्टी से बनी हुई ईंटें लगी हुई दिखाई दी। ईंटों की दीवार ठीक बोर्ड की कर्व के हिसाब से उसकी गोलाई या कह लीजिए शेप की तरह से ही बनी हुई थी कि जैसे इनको खास बोर्ड्स के लिए ही बनाया गया हो। और दोस्तों ये दीवार सिर्फ बोर्ड्स की साइडों पर ही नहीं थी बल्कि उनके नीचे भी ऐसी ही ईंटें लगी हुई थी। अब जब तीनों साइड्स पर ईंटें लगी हैं तो यकीनन बोर्ड्स के ऊपर भी ईंटें लगाई गई होंगी जो वक्त के साथ गिरकर मलियामेट भी हो चुकी है। 3D ग्राफिक्स की मदद से जब बोर्ड के ऊपर वाले हिस्से पर भी ईंटें लगाई गई तो वो कुछ इस तरह का मंजर पेश करने लगी। और दोस्तों जब इसका 3D एनिमेशन के द्वारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया तो ये कुछ और नहीं बल्कि उन बोर्ड्स के ताबूत साबित हुए। ममीज की ही तरह इन बोर्ड्स को भी 5000 साल पहले बड़ी शानो शौकत के साथ इन ताबूतों में डाला गया था और इनके ऊपर खूबसूरती के लिए व्हाइट स्टोन का प्लास्टर भी किया गया था। और जब इस पत्थर पर सूरज की रोशनी पड़ती थी तो पूरे रेगिस्तान में ये चमकती हुई अलग ही दिखाई देती थी। आपको यहाँ पर बताते चले दोस्तों कि जब पिरामिड्स जिन्हें हम आज देखते हैं वो भी जब नए नए बने थे तब इनकी टॉप लेयर पर भी इसी किस्म का व्हाइट प्लास्टर लगाया गया था। और इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को कई एविडेंस ऐसे भी मिले हैं जिससे जाहिर होता है कि एशियन इजिप्शियंस व्हाइट लाइमस्टोन के प्लास्टर को खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया करते थे। लाइमस्टोन प्लास्टर के बाद पिरामिड्स भी रेगिस्तान में मोती की तरह ही चमकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट कई सालों के बाद अबाइडस बोर्ड्स की मिस्ट्री को काफी हद तक सुलझा चुके थे। इससे एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि ये जो बोट्स थी ये नाइल रिवर में बहकर तो यहाँ पर नहीं आई थी, यानी नाइल नदी जो है उसके आसपास उसमें बहकर तो नहीं आई थी। और इनका एडवांस डिजाइन जो था वो इस बात की गवाही दे रहा है एंशियन इजिप्शियन किंग की ही मिल्कियत थी और इनको ईंटों के ताबूत में डालकर रखा गया था। अब इसके बाद दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आखिरी सवाल के जवाब की तलाश थी कि इन बोट्स को आखिरकार ताबूत में डाला ही क्यों गया था। और दोस्तों यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में एक इजिप्शियन किंग की टॉम्ब यानी उसकी कब्र मौजूद है, यानी जहाँ पर उनको मरने के बाद रखा जाता था वो जगह मौजूद है। और दोस्तों हैरत की बात यह है कि ये जो टॉम्ब थी ये भी उसी दौर में बनाई गई थी जिस दौर में बोट्स और इबादतगाह के अंदर मौजूद बर्तन वगैरह बनाए गए थे। इस टॉम्ब में न सिर्फ फिरौन की मम्मी को रखा गया था बल्कि इसके साथ जो छोटे छोटे बॉक्सेस आप देख रहे हैं इसी में फिरौन के करीबी साथियों को भी दफन कर दिया गया था, और वो भी सेम उसी दिन जिस दिन उस किंग की मौत हुई थी। किंग के ऑनर ने उसके जितने भी करीबी साथी थे उन्होंने भी अपनी जान देकर अपने फिरौन अपने बनाए हुए खुदा के साथ ही दुनिया से जाने का फैसला कर लिया था। उनका ये यकीन था कि मरने के बाद वाले सफर को आसान बनाने के लिए किंग के साथ उसकी सारी दौलत, उसका सारा सामान, यहाँ तक कि उसके नौकरों को भी उसके साथ ही दफन किया जाए। बोट्स को भी उसी किंग की लाइफ को आसान बनाने के लिए इतनी शान शौकत के साथ ताबूतों के अंदर रखा गया था। और ये एक ऐसी रस्म है जिसको फिरौन के बाद वाले टॉम्ब्स में भी देखा गया है। ज्यादातर इजिप्शियन की जो टॉम्ब थी, जो फिरौन की टॉम्ब हुआ करती थी, उसको तो लुटेरे लूट चुके हैं और कई शायद दोस्तों अब तक रेत के अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है। 1922 में वैली ऑफ द किंग्स में जमीन से कई फुट नीचे किंग तूतनखामुन की टॉम्ब मिली थी जो किसी तरह लुटेरों से बची हुई थी, और इसमें किंग का सारा खजाना और सारा सामान बिल्कुल सही सलामत था और अनटच्ड हालत में आर्कियोलॉजिस्ट को मिला था। और इस खजाने में भी दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 35 बोट्स के मॉडल्स पाए गए थे जिनको शायद अबाइडस बोट्स की तरह ही किंग की आफ्टर लाइफ के सफर को आसान बनाने के लिए, यानी मरने के बाद की जिंदगी को आसान बनाने के लिए दफनाया गया था। तो फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।